हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी जो आर एस मेंस 2024 की हिंदी की क्लासेस चल रही थी, तो इस हिंदी की क्लासेस में हम है वो पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। किसका? हिंदी का। हमारा जो पेपर फोर्थ है, हमारा पेपर फोर्थ है, उसकी जो आपका हिंदी का पोर्शन है उसमें आज का जो हमारा टेस्ट है वो आपका पार्ट ए और पार्ट बी का रहेगा। हम है वो हिंदी के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, जिसमें हम बीच बीच में क्लासें लेंगे और हमारा टेस्ट है वो चलता रहेगा। हमारे पार्ट ए है उसमें है व्याकरण। उसमें क्या है? व्याकरण, जो कि हम कर रहे हैं, हमारे 50 नंबर की होगी। उसके बाद में आपका व्याकरण के बाद में जो पार्ट बी आता है, पार्ट बी में आपके कितने हैं? 4 टॉपिक है। पार्ट बी में 4 टॉपिक है, जिसमें से आपका संक्षिप्तीकरण, पलवन, पत्र लेखन और आपका प्रारूप लेखन। तो इसमें जो हमारा पत्र लेखन है, पत्र लेखन है वो हमने साथ में स्टार्ट किया था। पत्र लेखन, जिसमें हमने एक आपका जो पत्र लेखन में भी कितने हैं? 4 प्रकार है इसमें। ठीक है, पत्र लेखन में 4 प्रकार है, जैसे कार्यालय पत्र, अनुस्मारक, अर्थशास्त्रीय और आदेश पत्र। तो जो आपके कार्यालय पत्र है और आपका जो अनुस्मारक यानी समरण पत्र है, आपका अनुस्मारक बोल दें या फिर समरण पत्र बोलते, और एक आपका आदेश पत्र, ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और सबसे अगर आसान बताऊं तो ये आदेश पत्र है, ऑफिस ऑर्डर जो आपको बोलते हैं ना, आदेश पत्र। तो ये सबसे आसान है। इनमें से मैंने आपको करवा दिया कार्यालय पत्र। आज हम करेंगे समरण पत्र। जो ये समरण पत्र या आपका जो अनुस्मारक पत्र बोलते हैं, वो बिल्कुल आपके कार्यालय पत्र जैसा होता है, और किस प्रकार कब लिखा जाता है पूरी डिटेल से आज मैं समझाऊंगी। जो ये समरण पत्र होता है, ये जो पहले जो पत्र लिखा हुआ होता है उसके बेस पर होता है, यानी जिस पहले जो हमने पत्र लिखा था उसमें हमने कोई कार्यवाही के लिए बोला था, कोई कार्यवाही के लिए बोला था और वो कार्यवाही है वो नहीं हुई थी, या हमने कोई सूचना मांगी थी, वो सूचना अभी तक नहीं मिली थी। ठीक है, तो इस पर हमें है वो दोबारा वो उनको रिमाइंडर डालने के लिए समरण पत्र है वो लिखा जाता है। तो आज पूरा डिटेल से इसको हमें पढ़ेंगे। तो ये हमारी 10 नंबर का आज का ये होगा और 50 नंबर का हमारा व्याकरण होगा। तो हमारा जो आज का टेस्ट है वो कितने का हो गया? 60 नंबर का हो गया। कितने का? 60 नंबर का। तो आज का टेस्ट है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट ए और पार्ट बी है काफी इंपॉर्टेंट है। हम पार्ट ए को तो शुरू से ही कर ही रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट ही हमने रखा है कि 50 में से 40 प्लस हमें लाना है। यहाँ पे 40 प्लस लेके आएंगे और पूरे के पूरे हिंदी पेपर में हमें 90 से 100 के बीच में, रोज के तो 100 से भी ऊपर, 90 से 100 के बीच में तो स्कोर करना ही करना है, तभी हम हमारे एग्जाम में 120 से 130 तक पहुंच पाएंगे। और ये जो पेपर फोर्थ है वही हमारे जो पूरा का पूरा हमारा स्कोर है और हमारी रैंक डिसाइड करने में पूरा योगदान पेपर है फोर्थ का होता है, इसलिए इसमें हमें अच्छे से स्कोर करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हिंदी को आपका बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है, हिंदी में आपको बहुत ही अच्छे से करवाऊंगी। तो चलिए आज का जो टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टेस्ट है, इसमें सबसे पहले आता है हमारा संधि का क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए, यानी हमें संधि विच्छेद दिया हुआ है और हमें क्या करनी है? संधि करनी है। हमें क्या करनी है? संधि। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है पश्चात। क्या? पश्चात प्लस वर्ती, पश्चात प्लस में वर्ती, यानी पश्चात वर्ती। क्या लिखा जाएगा? पश्चात वर्ती। पश्चात वर्ती, तय का क्या बन गया? द। और इसका जो पश्चात वर्ती होता है, इसका अर्थ क्या होता है? बाद में आने वाला। इसका अर्थ क्या होता है? बाद में आने वाला। बाद में आने वाला। जो भी चीज पढ़ी हम बहुत ही अच्छे से हमें कवर करनी है। हमें संधि हो या फिर उपसर्ग हो, पढ़ते हो, वो टॉपिक जब हम कर रही होती है तो साथ में हिंदी के और टॉपिक जो उनसे रिलेटेड होते हैं वो भी आगे करते रहना चाहिए। तो पश्चातवर्ती का अर्थ क्या हुआ? बाद में आने वाला। इसमें हुआ क्या है कि तय के साथ है वो वह आया है। तय के साथ है क्या आया है? वह। तो इसमें क्या बन गया? द। इसमें क्या बन गया? द। तो ये ध्यान रखना है। अगले पे बढ़ते हैं, उपनिषद। अगला क्या है? उपनिषद प्लस सार। उपनिषद प्लस सार। तो इसमें क्या लिखा जाएगा? उपनिषद सार, उपनिषद सार।
ठीक है। तो यहाँ पे देगा क्या बन गया, यहाँ पे देगा आधा तय बन गया। इन दोनों के दोनों में पश्चातवर्ती और उपनिषद स्तार, इन दोनों में कौन सी संधि है, इन दोनों में व्यंजन संधि, इन दोनों में व्यंजन संधि है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पे। तीसरा हमें दिया हुआ है श्रीमत प्लस नारायण, श्रीमत प्लस नारायण, यानी यहाँ पे तय और न। तो जब तय प्लस न का मेल होता है तो क्या बनता है, इस तय का क्या बन जाता है, आधा न, और ये न पूरा आ जाता है। तो ये क्या होता है, दो न आ जाते, एक आधा एक पूरा। तो इससे क्या बन जाएगा, श्री, श्री मैं, आगे हमें क्या लगाना है, नारायण। ये क्या बन गया, श्रीमन्नारायण। और इसको कैसे, इस ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, श्री जो ये न होता है इसको ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है, तो ये सही होता है, आप ये भी सही मानना। ठीक है। इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें क्या बना है, इसमें भी कौन सी है, व्यंजन संधि है, इसमें भी व्यंजन संधि। अगला आता है हो प्लस अन, हो प्लस हन, इसका क्या बनेगा, हवन, इसका क्या बनेगा, हवन। इसमें हुआ क्या है, इसमें आपके जो ये ओ आया है, ओ यानी ओ औ में बदल गया, औ में बदल गया, औ में बदला है। ठीक है। तो इसमें देखिए हवन औ, औ आ रहा है ना, तो ये कौन सी संधि होगी, अयादि। ये कौन सी संधि होगी, अयादि। अयादि में औ आएगा यानी ओ, आओ, आओ आता है तो क्या आती है, डबल मात्रा औ होता है। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद यानी हमें शब्द जो संधि दी हुई संधि विच्छेद करना था, और ऊपर वाले में संधि विच्छेद दी हुई थी, हमें क्या करनी थी, संधि करनी थी। तो चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम, जिसमें हमें क्या करनी है, संधि विच्छेद करना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है अहोरात्र, अहोरात्र। तो इसका क्या होगा, अहन प्लस रात्रि, अहन प्लस रात्रि। और अहन का अर्थ क्या होता है, दिन, अहन का अर्थ क्या होता है, दिन। अहन रात्रि, तो ये इसमें कौन सी संधि हुई, इसमें भी आपकी व्यंजन संधि, इसमें कौन सी, व्यंजन संधि। तो अहोरात्र का क्या होता है, अहन प्लस रात्रि। जब भी अहन के साथ है वो आगे र आता है, र आता है तो जो र के आगे जो भी होता है उसकी जो मात्रा होती है वो हट जाती है, तभी अहो। तो इसका क्या बन गया, अहो, और इसका रात्र, तो अहोरात्र। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमें मत्स्येंद्र, मत्स्येंद्र, मत्स्येंद्र का मतलब हो गया मत्स्य, मत्स्य प्लस इंद्र, मत्स्य प्लस इंद्र। कौन सी संधि हुई, गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। मत्स्य प्लस इंद्र, मत्स्य प्लस इंद्र मत्स्येंद्र, कौन सी संधि, गुण संधि। आगे बढ़ते हैं ममेतर, ममेतर की बात करें तो इसमें मम प्लस इतर, मम प्लस इतर, मम प्लस इतर, और इसमें ममेतर बन गया, और इसी में कौन सी संधि हुई, गुण। इसमें देखिए अपन ये पढ़ते हैं ना कि जब कभी एक मात्रा होती है तो वो कौन सी होती है, गुण संधि होती है, और जब दो मात्रा होती है तो वो कौन सी संधि होती है, वर्धी संधि। ठीक है। अब हम अगले पे बढ़ते हैं, ममेतर का हो गया मम प्लस इतर। अगला हमें दिया हुआ है द्राक्षा वहेल, द्राक्षा वहेल। द्राक्षा वहेल की बात करें तो इसमें हमें देखेंगे सबसे पहले द्राक्षा, द्राक्षा प्लस अवहेल, अवले, अवले, द्राक्षा वहेल, द्राक्षा वहेल। नहीं, ये लिखने में शायद गलत हुआ है, ये होता द्राक्षा, द्राक्षा ले। ठीक है। तो इसमें होता द्राक्षा प्लस अवले। ठीक है। द्राक्षा प्लस अवले, अवले का अर्थ क्या होता है, चटनी। इसका अर्थ क्या होता है, चटनी, तभी ये टाइपिंग में थोड़ा सा हुआ है। द्राक्षा अवले, द्राक्षा प्लस अवले यानी चटनी। इसमें हम देखें तो आ प्लस ए,
इसका ए, इसका आ। ठीक है, यानी इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। इसमें कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। द्राक्षा वलय, द्राक्षा प्लस अवलेह, अवलेह यानी चटनी। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित उपसर्गों के संयोग से दो दो शब्द बनाइए। हमें यहाँ पे दो शब्द लिखने हैं। हमें पहला उपसर्ग दिया है निस। निस का अर्थ क्या होता है? बड़ा या विशेष, बड़ा या विशेष। अब इससे बनने वाले हमें शब्द देखने हैं। बनने वाले शब्द कौन से हैं? जैसे निस्तारण, निस्तारण, निस प्लस तारण, निस्तारण। अगला है निस्तेज, निस्तेज। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ निस प्लस तेज, निस प्लस तेज, निस्तेज। अगला अगर हम देखें तो निस्वार्थ, नि विसर्ग स्वार्थ, विसर्ग संधि, निस्वार्थ। और क्या बन सकता है? निष्पक्ष, निष्पक्ष। और निस से कौन बन सकते हैं? निस से बन सकता है निसंकट, निष्कंटक, निष्कंटक। निस प्लस कंटक, निस प्लस कंटक, निष्कंटक। ठीक है। और इसे निश्चल बन सकता है, निश्चल। तो ये सारे के सारे आपके निस उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। निस्तारण, निस्तेज, निस्वार्थ, निष्पक्ष, निष्कंटक और निश्चल। ठीक है। तो ये हमारा हो गया निस उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है बड़ा या विशेष। अब हम बढ़ते हैं आगे, अगले पे। अगला हमारा उपसर्ग क्या दिया हुआ है? सम उपसर्ग। सम उपसर्ग की बात करें तो सम का जो अर्थ होता है वो होता है अच्छी तरह, अच्छी तरह। अच्छी तरह बोल दे, या बोल दे पूर्ण, या साथ, या साथ। और इसको आप शुद्ध भी बोल सकते हैं। सम का अर्थ होता है शुद्ध, तो अच्छी तरह, शुद्ध, पूर्ण, साथ। अब हम सम से बनने वाले शब्द देखते हैं। हमें उपसर्ग दिया हुआ होता है तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि इसका अर्थ क्या है। जब हमें अर्थ समझ में आ जाता है, उसका अर्थ समझ में आ जाता है, तो ऑटोमेटिक है हमें उससे बनने वाले शब्द है अपने माइंड में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उस चीज का अर्थ समझना जरूरी होता है। जैसे हमें समझ में आ गया कि अच्छी तरह, पूर्ण और साथ है, उस सम का अर्थ होता है, तो हम लिख सकते हैं। जैसे समग्र लिख सकते हैं, समग्र। तो इस कैसे बनाइए? सम प्लस अगर। और इसे क्या लिख सकते हैं? और अपन लिख सकते हैं सम्मुख, और इसे लिख सकते हैं सम्मुख। सम से बनने वाला शब्द होगा सम्मोह है, सम्मोह है। और बन सकता है सम्मान, सम्मान, ये मैं है, सम्मान। और बन सकता है समापन, समापन। समापन को तोड़े तो सम प्लस आपन। और क्या बन सकता है? समा भोजन, समा भोजन, समा भोजन। तो इसमें अगर हम देखेंगे, सॉरी, समायोजन, समा भोजन नहीं, समायोजन। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे सम प्लस आ प्लस योजन, समायोजन। ठीक है। इसको इस प्रकार तोड़ सकते हैं। तो इससे बनने वाले शब्द हो गए ना, समग्र, सम्मुख, समूह, सम्मान, समापन, समायोजन। ये सारे सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। मैं आपको यहाँ पर 5 से 6 लिखवाती हूँ, और जहां तक होता है उनको तोड़कर भी बताती हूँ, ताकि हमारे दिमाग में वो चीजें याद रहे। यहाँ पे हम अगर 5 से 6 पढ़ेंगे तभी हमारे वहां पे है, और 3 से 4 है वो याद रहेंगे। अगला उपसर्ग परा आता है। वही हमें सबसे पहले देखना है कि परा का अर्थ क्या होता है। परा का अर्थ होता है विपरीत या पीछे। परा का अर्थ क्या होता है? विपरीत या पीछे, पीछे, विपरीत या पीछे। अब हम परा से बनने वाले शब्द लिखते हैं। जैसे पराकाष्ठा, पराकाष्ठा। और इससे बन सकते हैं पराजय, पराजय, जय के विपरीत पराजय। पराभव, पराभव। परामर्श, परामर्श।
और बन सकता है प्रास्त। प्रास्त प्रास्त की अगर हम देखें तो प्रा प्लस अस्त, प्रा प्लस अस्त। तो ये सारे आपके क्या हो गए, परा उपसर्ग से बनने वाले शब्द हो गए। अब हमारा लास्ट आता है उद उपसर्ग। उद उपसर्ग की बात करें तो उद का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। उद का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, ठीक है। अर्थ देख लिया। अब हम देखते हैं कि इससे बनने वाले शब्द, जैसे उद्घाटन, उद्घाटन। और देखिए हम क्या बन सकता है, उद्घोष, उद्घोष, उद्गार, उद्गार। और उद्धरण, उद्धरण। इसका अगर संधि देखें तो इसमें क्या होता है, उद प्लस हरण, उद प्लस हरण। जब द के आगे है आता है तो इस है का क्या बन जाता है, द बन जाता है। तो ये क्या हो गया, उद्धरण। ये क्या हो गया, उद्धरण। ये मैंने जब आपको संधि करवाई थी तो उसमें मैंने आपको ये सारा का सारा अच्छे से समझाया था, कब है बनता है द के बाद। ठीक है। अगला आता है उद्भेदन। और एग्जाम्पल की बात करें तो और आ जाएगा उद्भेदन। उद्भेदन के अलावा उद्यम, उदयम, उद्गार। उद्गार तो हमने लिख ही लिया। तो अपन और क्या लिख सकते हैं, उत्थापन। और लिख सकते हैं उत्थापन। और उससे लिख सकते हैं अपन उत्तीर्ण। ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो गए, उद उपसर्ग से बनने वाले शब्द। उद्घाटन, उद्घोष, उद्गार, उद्धरण, उद्भेदन, उद्यम और उत्थान। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है प्रत्यय का। प्रत्यय में क्या दिया हुआ है कि प्रत्ययों के संयोग से दो दो शब्द बनाइए। हमें वही चार प्रत्यय दिए हुए हैं जो कि आधा आधा नंबर के होंगे। हमें क्या करना है, इसमें दो दो शब्द बनाने हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है आर प्रत्यय। आर से क्या बन सकता है, आर से बन सकता है कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार। ये किससे बनता है, ये कुंभ से बनता है। किससे बनता है, कुंभ। तो कुम्हार हो गया। गंवार, गंवार। ये किससे बनता है, ये गांव से बनेगा। ठीक है। अगला लुहार, लुहार। इसमें धातु कौन सी होती है, लोहा। ठीक है। अगली सुथार, अगला सुथार। इसमें अगर मूल धातु की बात करें तो सूत, सूत प्लस सूत प्लस आर यानी आपका सुथार। सूत का अर्थ क्या होता है, लकड़ी। इसका अर्थ क्या होता है, लकड़ी। सुथार हो गया। इसका एक कहार भी हो सकता है, कहार, कुम्हार, गंवार, लुहार, सुथार। तो ये सारे के सारे आर, आर से बनने वाले, आर प्रत्यय से बनने वाले क्या है, शब्द हैं। अगले पे बढ़ते हैं आका। आका प्रत्यय से बनने वाले शब्द, जैसे धमाका, जैसे धमाका, पटाखा, बड़ाका, बड़ाका, धड़ाका, धड़ाका। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, आपके आका प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गए। तो हमने आर के पढ़ लिए, आका के पढ़ लिए। अब हमारा अगला है आओ। अब हम पढ़ते हैं आओ प्रत्यय से बनने वाले शब्द। आओ के पढ़ेंगे तब ये देखिए अलगाओ, बोलते हैं ना अलगाववादी समूह है, अलगाओ। पथराओ, पथराओ। और मुटाओ, मन मुटाओ। ठीक है, तो मुटाओ। तो इससे बनने वाले शब्द आओ से अलगाओ, पथराओ, मुटाओ। ठीक है। अगला आता है हमारा आस्पद। अगला क्या आता है, आस्पद। आस्पद का जो इससे बनने वाले शब्द हो सकते हैं तो हो सकते हैं विवादास्पद। क्या हो सकता है, विवादास्पद, विवादास्पद यानी विवाद से घिरा हुआ। संदेहास्पद, संदेहास्पद। और क्या लिखा जा सकता है इसका, घृणास्पद, घृणास्पद, है ना, घृणास्पद। और क्या लिखा जा सकता है, उपहासास्पद। उपहास से बनता है ना, उपहासास्पद।
तो ये सारे के सारे हैं वो आस्पद प्रत्यय से बनने वाले। विवाद प्लस आस्पद विवादास्पद, संदेह प्लस आस्पद संदेहास्पद, घृणा प्लस आस्पद घृणास्पद, उपहास प्लस आस्पद उपहासास्पद। तो ये सारे के सारे आपके आस्पद प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। मैं आपको पूरी कंटिन्यू आपको पढ़ा रही हूँ, ना कि इधर उधर की बातें किए हुए, ताकि आपका जो रिदम है वो बना रहे और आपको अच्छे से समझ आए। कुछ भी चीजें आपको समझ में नहीं आती है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ लेना। फिर भी और ऐसी कोई क्वेरी हो जब आपके इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ कर अपना जो कोई भी डाउट हो वो सोल्व करवा सकते हैं। अगला आता है निम्न प्रत्ययों के संयोग से। फिर वापस प्रत्यय का जो क्वेश्चन आया है, इसमें प्रत्यय दिया हुआ है गा है और खोर। खोर में यहाँ पे नुक्ता लगा हुआ है। मैंने कल आपको जब बताया था ना, जो आपको जो शब्द शुद्धि पढ़ाया था, उसमें इस चीज के बारे में नुक्ता के बारे में थोड़ा बताया था। और आगे जब हम शब्द युग्म पढ़ेंगे उसमें भी मैं आपको इसे नुक्ता वाले जो शब्द युग्म होते हैं वो भी काफी सारे उसमें करवाऊंगी आपको। तो गा की बात करें तो गाहा शब्द से बनने वाले, गाहा प्रत्यय से बनने वाले शब्द लिखने हैं। तो इससे कौन सा हो सकता है? दरगाह, दरगाह। और क्या हो सकता है? ईदगाह, ईदगाह। और इससे बन सकता है चारागाह, चारागाह। बंदरगाह, बंदरगाह। पानी की जहाजों का अड्डा। दरगाह, ईदगाह, चारागाह, बंदरगाह। तो ये गा शब्द से, गा प्रत्यय से बनने वाले शब्द। अगला आता है खोर। तो खोर में देखें तो जमाखोर, जमाखोर। इसमें सभी में खोर यानी ख के नीचे आपको क्या लगाना है? नुक्ता। अगला आता है आदमखोर, आदमखोर। और आदमखोर के अलावा चुगलखोर, चुगलखोर। खोर से बनने वाले शब्द, चुगलखोर। और क्या बन सकते हैं? मुफ्तखोर, मुफ्त में खाने वाला मुफ्तखोर। ठीक है। और बन सकता है रिश्वतखोर, रिश्वत खाने वाला रिश्वतखोर। तो ये सारे के सारे आपके खोर प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। गाहा वाले, खोर वाले तो हमारे प्रत्यय वाला टॉपिक है। इसका जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द की तरफ। पर्यायवाची शब्द हमें दो दो पर्यायवाची लिखने हैं, पर हम इससे ज्यादा पढ़ेंगे ताकि हम उसको 6 से 7 याद करें, तो एटलीस्ट 3 से 4 हमें याद रहे। सबसे पहले आता है हमारा अग्नि। अग्नि शब्द दिया हुआ है, इसका हमें पर्यायवाची देखने, तो अग्नि के तो बहुत सारे होते हैं, हमें याद भी रहते हैं, जैसे अनल, अनल। और क्या रहता है? अनल के अलावा आग, आग के अलावा असनी। ये सारे के सारे अग्नि के पर्यायवाची। कृषाणु। जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो ही मैं आपको यहाँ पे लिखवाती हूँ ताकि वो आपको याद रहे। जातवेद, जातवेद के अलावा ज्वाला, ज्वाला, पावक और हुतवा, हुतवा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अग्नि है आपके पर्यायवाची के रूप में काफी इंपॉर्टेंट है। अग्नि का अनल, आग, असनी, कृषाणु, जातवेद, ज्वाला, पावक, हुतवा। ठीक है। अब हम अगले पर पढ़ते हैं। अगला आता है अनार। आप सभी को पता है अनार है खाने वाला। अनार, तो अनार के देखें तो इसका एक तो आता है दाड़ीम। ये जो अनार है इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन में आते हैं। इसमें दाड़ीम, दाड़ीम के अलावा राम बीज, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से याद कर लेना अनार को। दाड़ीम, राम बीज, सुखप्रिय, सुखप्रिय, सुखप्रिय के अलावा सुकोदन, सुकोदन। इसके अलावा रक्त बीज, रक्त बीज यानी रक्त को बढ़ाने वाले बीज। ठीक है। अनार का हो जाएगा दाड़ीम, राम बीज, सुखप्रिय, सुकोदन और रक्त बीज। ये आपका इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद कर लेना। अग्नि के पढ़ लिए, अनार के पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे अगला इशारा। इशारा की पर्यायवाची।
इशारा का अर्थ क्या होता है? कोई संकेत करना। तो इशारा का सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? संकेत। इसके अलावा किसी चीज को इंगित करना, तो इसका क्या हो गया? इंगित। किसी को निर्देश देना, संकेत देना, इशारा देना, तो निर्देश। तो इसके क्या हो गए? इशारा, संकेत, इंगित और निर्देश। तो ये तीनों के तीनों हमें अच्छे से याद करनी है। तो इशारा के संकेत, इंगित और निर्देश। आगे बढ़ते हैं। ऊंट। ऊंट के अगर हम पर्यायवाची देखें तो इसका हो गया महाग्रीव। महाग्रीव यानी लंबी गर्दन वाला। लंबोष्ठ। लंबोष्ठ। और इसका होता है ऊष्ट। और इसका क्या होता है? क्रमेलक। 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 तो ये सारे के सारे आपके ऊंट के क्या है? पर्यायवाची है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने पढ़ा अग्नि, अग्नि के बाद अनार, इशारा और ऊंट। चारों के चारों हमें अच्छे से याद हो गए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि पर्यायवाची का ही क्वेश्चन है। इसमें हमें फिर दो दिए हुए हैं, इसमें हमें दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। सबसे पहले में दिया हुआ है निर्मल। निर्मल की बात करें तो निर्मल यानी अमल। ठीक है। पवित्र। पवित्र। पावन। पावन। और पावक क्या होता है? पावक होती है आग। पावन होता है निर्मल, पवित्र। विमल। विमल। शुद्ध। शुद्ध। और इसका क्या हो सकता है? स्वच्छ। निर्मल, स्वच्छ। तो निर्मल के पर्यायवाची काफी हो गए। अमल, पवित्र, पावन, विमल, शुद्ध और स्वच्छ। आगे आता है पत्नी। पत्नी के पर्यायवाची देखें तो कांता, दारा, भार्या, कलत्तर और एक आता है अर्धांगिनी। अर्धांगिनी। अब इसमें देखिए अर्धांगिनी पढ़ते हैं ना अपने, र आता है सबसे पहले। तो इसमें इसको ऐसे लिखा जाता है ए, फिर यहाँ पे ए, यहाँ पे आता रे, फिर दे, फिर धांगिनी। धागिनी। ठीक है। अर्धांगिनी। ठीक है। तो ये रह है, ये जब भी आधा रह होता है वो आगे वाले शब्द के वर्ण के ऊपर जाता है, आगे वाले वर्ण के। अब द तो खुद आधा है तो नहीं जा पाएगा, तो ये किसके ऊपर जाता है? ध के ऊपर जाता है, तब यहाँ लिखा जाता है अर्धांगिनी। ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। कभी भी कंफ्यूजन हो तो उस क्वेश्चन को तोड़कर छोटे छोटे वर्डों में, जो कि हाँ जो हम बोल रहे हैं ना, जैसे र द धागिनी, तो इसमें हमें लिख के देख सकते हैं ऐसे, फिर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है शब्दों के विलोम लिखिए, यानी विलोम शब्द। सबसे पहले में दिया हुआ है गरिमा। गरिमा, बड़ा, लघिमा। इसका क्या हो जाएगा? लघिमा। तिक्त। तिक्त। तिक्त यानी कड़वा। तिक्त यानी कड़वा। तो इसका क्या हो जाएगा? मधुर। तिक्त का मधुर। प्रवेश। तो इसका क्या हो जाएगा? निर्गम। यानी कहीं जाना, वहां से आना। तो प्रवेश और निर्गम। प्रवेश और निर्गम। निरामिष। और इसका क्या हो जाएगा? सामिस। निरामिष और सामिस। सामिस मांस खाने वाला, निरामिष नहीं खाने वाला, तो निरामिष का सामिस। गरिमा, लघिमा, तिक्त, मधुर, प्रवेश, निर्गम, निरामिष, सामिस। अब हमें तिक्त का मतलब पता है कि कड़वा होगा, तो अब हम इसका फटाक से उत्तर दे सकते हैं मधुर। लेकिन अगर हमें इसका पता ही नहीं होता कि तिक्त होता क्या है, अर्थ नहीं पता होता, तो ये हमें नहीं कर पाते। इसीलिए बोलती हूँ ये चीजें हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड करके पढ़ा करो। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सार्थक शब्द। सार्थक यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। हमें पूछा है विदेश से देश में सामान मंगवाना। विदेश से सामान मंगवाना यानी हम क्या बोलते हैं कि जब हम किसी देश को सामान देते हैं, बेचते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हमें? आप बताओ, कमेंट करके बताना कि उसे क्या बोलते हैं। और जब मंगवाना हो तो उसे क्या बोलते हैं? आयात। और जब बेचते हैं वो क्या होता है? निर्यात। जिस मुद्रिका पर कांच लगा हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आरसी।
उसे क्या बोलते हैं, आरसी। जब मैंने आपको अंगूठी के पर्यायवाची लिखवाए थे पीछे एक टेस्ट में, तब उसमें मैंने मुद्रिका, आरसी सारी चीज लिखवाए थे ना। तो वो मुद्रिका आरसी कौन सी होती है, जिस अंगूठी पर कांच लगे होते हो तो उसे आरसी बोलते हैं। ठीक है, तो जिस मुद्रिका पर कांच लगा हो, आरसी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पर। अगला फिर क्वेश्चन 10वां हमारे पर्यायवाची का ही है। सार्थक शब्द लिखिए। आपका जो एग्जाम होता है उसमें जो पर्यायवाची है ये दो दो ही पूछे जाते हैं। हाँ, दूसरे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, लेकिन ये दो दो ही पूछे जाते हैं। तो अगला हमारा क्या है, यज्ञ में आहुति देने वाला। ये क्या होता है, होता। बहुत ही अच्छे से मैंने यज्ञ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, यज्ञ में आहुति देने वाला, यज्ञ के लिए निर्धारित अग्नि, जितने भी यज्ञ से संबंधित क्वेश्चन ये जो थे आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द मैंने अच्छे से आपको करवाए थे, जो कि हमने 5 से 6 क्लास से की थी ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द की उसमें। अगला है यज्ञ के लिए निर्धारित अग्नि। तो ये कौन सी होती है, होमाग्नि। होमाग्नि, होम की अग्नि, होमाग्नि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। यानी हमें क्या दे दिया गया, शब्द युग्म दे दिया गया है, और शब्द युग्म की जल्दी मैं आपको क्लास है वो प्रोवाइड करवाऊंगी। जिस प्रकार हमने कल शब्द शुद्धि की थी, उसी प्रकार हम शब्द युग्म की करेंगे। शब्द युग्म हम इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि उसका पहले वर्गीकरण पढ़ेंगे, वो किस किस टाइप के होते हैं। वैसे वो 5 प्रकार के होते हैं, वो तो 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो सारा का सारा अच्छे से मैं आपको समझाकर है वो याद करवाऊंगी। इस प्रकार जब हम पहले उनका वर्गीकरण देख लेते हैं, तो जो ये शब्द युग्म होते हैं इनका अर्थ समझने में बहुत ही आसानी हो जाती है, और हम पहचान भी जाते हैं कि हाँ ये है, ये शब्द युग्म है, तो याद करने में काफी आसानी होती है। इसलिए मैंने ये आपको अच्छे से समझाकर मैं आपको क्लास है वो प्रोवाइड करवाऊंगी। इसमें हमें दिया हुआ है कली, और एक है कली बड़ी मात्रा, एक में है छोटी मात्रा। जो ये छोटी मात्रा होती है इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कलयुग। इसका क्या अर्थ होता है, कलयुग। अपन बोलते हैं तब क्या बोलते हैं, कलयुग बोलते हैं, कलयुग, लेकिन ये होता है कलयुग। ये क्या होता है, कलयुग होता है। और कली का अर्थ क्या होता है, कली का। तो कभी भी कलयुग बोला करो, कलयुग बोलते हैं तो कलयुग ही बोलते हैं, और होता है ये कलयुग है। अगला है कांति। कांति का अर्थ होता है चमक। कांति का अर्थ होता है चमक। और क्रांति का होता है शीघ्र परिवर्तन। शीघ्र गया है ये, शीघ्र परिवर्तन। अगला आता है जठर। जठर यानी पेट। अपन ने साइंस में पढ़ते हैं ना, जठर रस, पेट का रस, यानी पेट में जो अम्ल रहता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो उसको जठर रस। और एक होता है जरठ। जरठ मतलब होता है बूढ़ा। ये क्या होता है, बूढ़ा। अगला आता है ग्रंथि, यानी थ पर छोटी मात्रा। तो इस ग्रंथि का अर्थ होता है गांठ। इस ग्रंथि का अर्थ होता है गांठ। और जो ये बड़ी वाली ग्रंथि है इसका अर्थ होता है जो गुरु ग्रंथ साहब है उसका पाठ करने वाला। तो अपन लिखेंगे गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने वाला, का पाठ करने वाला, करने वाला। तो आप ध्यान रखना, एक होता है ग्रंथि, एक होता है ग्रंथ। ग्रंथ मतलब पुस्तक, इसका अर्थ होता है पुस्तक। और एक होता है ग्रंथि, गांठ। और जब बड़ी आती है तो इसका मतलब होता है गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने वाला। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे क्या आ गए, शब्द युग्म पर ही क्वेश्चन आ गए, जिसमें हमें 2 शब्द युग्म और दिए हुए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले में दिया हुआ है डामर। डामर का अर्थ होता है तारकोल। तारकोल जिससे सड़क पर जब सड़क बनाते हैं तो उसमें डालते हैं ना तारकोल, वो वाला तारकोल। ठीक है, और डाबर, डाबर का अर्थ होता है गंदा। गंदा या फिर गड्ढा, गंदा या गड्ढा। अगला आता है तूंद और टूंड। तूंद का अर्थ हो गया पेट, जो पेट पर जो चर्बी बढ़ी हुई होती है, तूंद पेट। और टूंड का अर्थ होता है चोंच, और चोंच का मतलब मुख, मुख। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके शब्द युग्म हो गए। तो शब्द युग्म के हमने 6 पढ़ लिए ना।
तो ऐसे हम हर जो टेस्ट होगा उस टेस्ट के अंदर है मैं आपको शब्द युग्म हो गए, शब्द शुद्धि होगी, पर्यायवाची होगी, ये सारे के सारे जो टॉपिक है सबके समय अच्छे से याद करवा दूंगी। लेकिन फिर भी अलग से मैं क्लासेज आपके प्रोवाइड करवाऊंगी जिसमें जो जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम्पल होंगे, बार बार जो आपके एग्जाम में आए हुए होंगे प्रीवियस ईयर के, और साथ में जो इम्पोर्टेंट होके वो भी मैं साथ में करवाऊंगी ताकि हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। आगे बढ़े तो आगे हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। आपके जो एग्जाम में आता है या तो वाक्यों के लिए आएगा या शब्दों के लिए आएगा। तो मैं यहाँ दोनों की प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपको कि निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। वाक्य दिया हुआ है उसका शुद्ध रूप लिखना है। हमारे प्रांत के मनुष्य मेहनती हैं। हमारे प्रांत के मनुष्य मेहनती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? मनुष्य नहीं आएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं। हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं। अगला, सूखे से भूख की समस्या खड़ी हो गई। सूखे से भूख की समस्या है वो खड़ी हो गई। तो यहाँ पे भूख नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कि सूखे से भूखमरी की, सूखे से भूखमरी की समस्या खड़ी हो गई। तो अभी पूरा का पूरा लिखने की जरूरत नहीं ना, आप लिख सकते हो हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं, शुद्ध रूप हो गया। सूखे से भूखमरी की समस्या खड़ी हो गई, तो ये भी इसका शुद्ध रूप हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन है वो पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले हमें वो शब्द दे रखे और उनका शुद्ध रूप हमें लिखना है। जैसे आता है सादर पूर्वक। सादर पूर्वक मैंने आपको जो शब्द शुद्धि की क्लास करवाई थी उसमें बोला था ना कि जो सादर पूर्वक होता है वो साथ में नहीं आता। या तो आप लिखिए सादर, या तो आप लिखिए सादर, या फिर आप लिख सकते हैं आदर पूर्वक, या आप लिख सकते हैं आदर पूर्वक। स है वो साथ में नहीं आता, ठीक है, तो सादर पूर्वक नहीं होता। या तो आप सीधा सादर लिखिए या फिर आप आदर पूर्वक लिखिए। अगला है सभ्यता नहीं है, ये टाइपिंग में गलत है, ये था आपका साम्यता। ये क्या था? साम्यता। तो ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने आपको जब ये शब्द शुद्धि की क्लास करवाई थी तब मैंने बताया था कि कभी भी आपके जो यह और तय प्रत्यय, कभी भी जो ता प्रत्यय कभी भी साथ नहीं आते। क्यों? क्योंकि जब हम सम में ये लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? साम्य, ठीक है, और इसका साम्य होगा या फिर समता होगा, ठीक है। लेकिन कभी भी है वो साम्यता नहीं होगा, यानी इस साम्य में अपन ता प्रत्यय नहीं लगा सकते, तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको सारे जो प्रत्यय थे वो बताए थे कि कौन कौन से प्रत्यय, जैसे अन्य, ईय, ठीक है, ईय और ईकरण, ये सारे के सारे प्रत्यय उसमें मैंने आपको 3-4 लिखवाए थे, और 2-2 3-3 एग्जाम्पल से मैंने आपको बताए थे कि ये सारे के सारे प्रत्यय एक साथ है वो नहीं आते, ठीक है। जैसे यह और ता प्रत्यय, अब इसमें साम्यता देखिए, सम प्लस यह या ता एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि सम साम्य हो जाएगा और समता समता हो जाएगा, लेकिन ये दोनों साथ में नहीं आती, तो ये साम्यता ये गलत हो जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा? या तो आप साम्य लिखिए या फिर आप समता लिखिए। अगला आता है हट। हट नहीं होता, ये होता है हठ। हठ, हठ का अर्थ होता है जिद, जिद, तो ये हट होता है। मैंने आपको ट और ठ से बनने वाले शब्द भी करवाए हैं। अगर मैंने कल वाली क्लास में ये चीज नहीं करवाई थी आपके शब्द शुद्धि पार्ट ए में, तो पार्ट बी में मैं आपको ये जरूर करवा दूंगी, जिसमें मैं ट और ठ के बनने वाले कौन कौन से शब्द शब्द शुद्धि में काम आते हैं वो एक साथ मैं लिखवा दूंगी, नोट डाउन करवा दूंगी, तो आप अच्छे से उनको नोट डाउन कर लेना। फिर वो आप उतने याद कर लोगे तो उन्हीं में से जो ट या ठ की जो शब्द शुद्धि बनती है उसी में से आ जाएगी। अगला आता है उऋण। उऋण है वो ऋण इस प्रकार नहीं लिखा जाता, री ऋषि वाला आएगा, उऋण, ये लिखा जाता है उऋण। तो ये आपके क्या हो गया? शब्द शुद्धि का क्वेश्चन हो गया। अब आगे हमारा आता है मुहावरों और लोकोक्तियों का। हमारे एग्जाम में या तो मुहावरा आएगा या लोकोक्ति आएगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दोनों करवा रही हूँ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें 15 नंबर क्वेश्चन है वैसे तो, और इसमें है मुहावरों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। हमें मुहावरा दिया गया है, पहले तो हमें इसका अर्थ बताना है, फिर इसका जो है वो वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे पहले दे रखा है आंखें दिखाना। आंखें दिखाना मतलब होता है रोब मारना। इसका अर्थ क्या होता है? रोब मारना। आंखें दिखाना यानी
रोब मारना। तो अगर इसमें देखा तो हम लिख सकते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की जो कि आप मुझे आंखें दिखा रहे हो, यानी मुझ पे रोब क्यों मार रही हो। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं मैंने कोई गलती नहीं की जो आप मुझे जो आप मुझे आंखें दिखा रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं। तो ये इसमें क्या हो गया, वाक्य में प्रयोग हो गया। तो ये हमारे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे पहला आ गया कि मुहावरों का वाक्य में सार्थक प्रयोग है, जो पहला हमें दिखा दे आंखें दिखाना। अब यहाँ हम लिखेंगे अर्थ, तो आधा तो इसमें हमें मिल जाएगा और आधा जो हमने वाक्य में प्रयोग किया है उसका मिल जाएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 1 नंबर हमें इसमें मिल जाएगा। अब अगले पे बढ़ते हैं। अगला हमें क्या दिया हुआ है, गले पड़ा ढोल बजाना। इसका अर्थ क्या होता है, गले पड़ा ढोल बजाना। इसका सबसे पहले हमें अर्थ लिखना है, यानी जो सिर पर पड़ी जिम्मेदारी है उसको मजबूरी में निभाना। गले पड़ गई और उसको गले पड़ा ढोल बजाना, यानी जो जिम्मेदारी है उसको मजबूरी में निभाना, वो लेकिन वो निभाना नहीं चाहते। तो अपन लिखेंगे इसका अर्थ, यहाँ पे लिख देती हूँ, सिर पर पड़ी जिम्मेदारी, सिर पर पड़ी जिम्मेदारी, जिम्मेदारी को मजबूरी में निभाना, मजबूरी में निभाना या मजबूरी में करना। ठीक है, आप लिख सकते हो इसका। अब हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं कि मैं न चाहते हुए भी मेरी पत्नी ने जो व्रत के उद्यापन का कार्यक्रम बना लिया है, बहरहाल अब तो गले पड़ा ढोल बजाना ही पड़ेगा। यानी मैं नहीं चाहता था कि उसका उद्यापन का कार्यक्रम करूं, लेकिन उसने बना लिया है तो करना पड़ेगा। तो अपन लिख सकते हैं मेरे न चाहते हुए भी, मेरे न चाहते हुए मेरी पत्नी ने व्रत के उद्यापन का व्रत के उद्यापन का, इसमें जो कुछ शब्द आते हैं वो आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, ताकि आप जब कभी भी लिखें, मैं आपको यहाँ पे कुछ भी चीज है वो लिख कर बताती हूँ, तो आप उस शब्द पर अच्छे से ध्यान पकड़ के रखें कि ये किस प्रकार लिखा गया है। और 1 से 2 बार अगर आप उस चीज को लिखने में अच्छे से देख लेंगे तो वो फिर आपका बाद में आप उसका रिवीजन करो चाहे, लेकिन फिर वो आपका लिखने में कभी गलत नहीं होगा। तो तो अब तो गले में पड़ा ढोल, अब तो गले में पड़ा ढोल बजाना ही पड़ेगा, बजाना ही पड़ेगा। तो ये इसका हमने क्या कर दिया, वाक्य में प्रयोग कर दिया। तो पहले हमें आधा नंबर मिलेगा, यहाँ पे हमने अर्थ लिखा, आधा नंबर मिलेगा हमने इसका वाक्य में प्रयोग कर दिया। गले पड़ा ढोल बजाना, यानी कि जो सिर पर पड़ी जिम्मेदारी को मजबूरी में निभाना या करना। अगला आता है कहावतों से, लोकोक्ति या कहावते। इसमें हमें सिर्फ अर्थ लिखना है, ठीक है, वाक्य में प्रयोग नहीं करना। अर्थ लिखिएगा है तो चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, यानी भले लोग के भी बुरे दिन आ सकते हैं, भले लोग के भी, भले लोगों के भी बुरे दिन आ सकते हैं, बुरे दिन आ सकते हैं। तो चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, यानी भले लोगों के भी बुरे दिन आ सकते हैं। अगला आता है घर आया नाग न पूजिए बाम्बी पूजन जाए। बाम्बी इस प्रकार लिखो या इस प्रकार लिखो, दोनों ही आपके सही हैं, दोनों ही सही हैं। तो घर आए नाग न पूजिए बाम्बी पूजन जाए, यानी जब स्वतः आया कोई सुअवसर होता है उसका तो लाभ उठाते नहीं है, लेकिन उसके बाद उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो अपन इसको किस प्रकार लिखेंगे कि स्वतः आए, स्वतः आए सुअवसर, सुअवसर, स्वतः आए सुअवसर का लाभ न उठाकर फिर इसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना, फिर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना।
करने के लिए प्रयत्न करना। प्रयत्न करना, तो ये क्या होता है, घर आया नाग ने पूजिए और बाम्बी पूजने जाए। यानी जब पहले वो चीज मिल रही थी तब उसका लाभ नहीं उठाना था, लेकिन वो चीज अब नहीं मिल रही है तब उसको प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए प्रयत्न कर रही हैं। तो ये दोनों की दोनों आपके लिए अच्छी कहावतें थी। चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, भले लोगों के भी बुरे दिन आ सकते हैं, और घर आया नाग ने पूजिए बाम्बी पूजन जाए, यानी जो अपने पास चलकर जो अवसर है उसको तो नहीं ले रहे, लेकिन बाद में उसको उठाने के लिए प्रयत्न कर रही है। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी पारिभाषिक लिखिए। यानी हमें शब्दावली है, इनके हमें हिंदी अर्थ लिखनी है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है आशय। आशय। अगला है मार्जिन। मार्जिन यानी हाशिया। हाशिया या उपांत। ठीक है। अपन कई चीज बार लिखते हैं ना कि कोई पेज होता है तो अपन बोलते हैं कि इसका हाशिया इतना छोड़ दो। ठीक है। ये जैसे कोई पेज है, इसका छोड़ते हैं ना कि इसका हाशिया इतना, तो कब बोलते हैं ना कि इसका मार्जिन इतना छोड़ दो। तो उसी प्रकार है मार्जिन यानी हाशिया या उपांत। इसका आता है प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड यानी निर्धारित। यानी निर्धारित। निर्धारित। अगला है ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश। अध्यादेश। ऑर्डिनेंस अध्यादेश। तो ये हमारी क्या हो गया, पारिभाषिक शब्दावली हो गई। हमने ये व्याकरण का है वो 50 नंबर का काम है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है, यानी 50 नंबर हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ये हमारा जो पार्ट ए है हिंदी का वो कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे हमारे अगले पार्ट बी पर। मैंने आपको बताया था कि हम आज पार्ट बी में क्या करेंगे, अनुस्मारक या स्मरण पत्र है वो लिखना, उसका किस प्रकार है फॉर्मेट होना चाहिए, किस प्रकार हमको लिखना है, किस प्रकार उसको कहाँ पर लाइनें छोड़नी है, सब चीज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो जो आज का अनुस्मारक या स्मरण पत्र होता है, ये जो पहले जो पत्र लिखा था हमने उसी पत्र पर डिपेंड होता है। जैसे आप देखिए, पूर्व में लिखे गए किसी पत्र का कोई जब जवाब प्राप्त नहीं होने पर, अथवा उसके द्वारा प्रदत्त निर्देशों पर अपेक्षित कार्यवाही नहीं होने पर, अथवा वांछित सूचना निश्चित तिथि तक प्रदान नहीं करने पर पूर्व पत्र लिखा जाता है, उसे अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहते हैं। यानी कि मान लीजिए हमने पहले कोई लेटर लिखा था, उसमें हमने कोई चीज के लिए जवाब मांगा था। ठीक है, उनका जवाब है अभी तक तय जो सीमा दी हुई थी टाइम पर वो नहीं आया, या हमने उनको आदेश दिए थे कि ये कार्यवाही होनी चाहिए, उन लोगों ने वो कार्यवाही नहीं की। यानी जब हमारा कोई डिविजनल ऑफिस होता है और डिविजनल ऑफिस वाले सब डिविजनल ऑफिस को कोई भी निर्देश देते हैं कि हाँ ये कार्यवाही कर लेना, ठीक है, लेकिन वो नहीं करते हैं, तो हमें उनको रिमाइंडर डालते हैं, अनुस्मारक या स्मरण पत्र लिखते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ। फिर हम उनको पूछते हैं कि निश्चित तिथि तक ये काम आपने है ये नहीं किया, या जो हमने जो सूचना मांगी थी आपने अभी तक वो सूचना हमें प्रोवाइड नहीं करवाई है। फिर हम उनको ये टाइम देते हैं 10 दिन का, 5 दिन का, कि इतने दिन में ये काम है हो जाना चाहिए। तो आपको क्या है कि अनुस्मारक पत्र में संदर्भ लिखना अनिवार्य होता है। संदर्भ लिखना अनिवार्य क्यों हो गया, क्योंकि पहले हमने जो उनको पहले लेटर लिखा था उसका जो पत्र क्रमांक था ना वही संदर्भ हो गया, तो वो हम इस अनुस्मारक में लिखेंगे, रिमाइंडर वाले में लिखेंगे कि हमने इस कार्यालय से ये नंबर, इतने नंबर पत्र आपको लिखा था, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। आवश्यकता अनुसार विषय भी लिख सकते हैं, हाँ आप विषय सब्जेक्ट लिख सकते हैं कि इससे रिलेटेड था ये। ठीक है। अनुस्मारक पत्र उसी प्रारूप में लिखा जाता है जिस प्रारूप में पूर्व पत्र लिखा गया था, यानी जो पहले हमने पत्र लिखा था उसी में आप है ये पत्र लिखोगे। तो ये मैंने ये चीज तो समझा दी आपको कि पत्र है वो कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है। ठीक है। अब मैं आपको इसका पूरा फॉर्मेट समझाऊं उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आपको पहले जो कार्यालय पत्र था वो मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है, पहले एक बार वो मैं बताती हूँ, उसी के आधार पर मैंने ये दूसरा पत्र है जो आपका अनुस्मारक पत्र है वो मैंने लिखा है, ताकि आपको दोनों अच्छे से समझ आ जाए। उसकी अगर हम बात करें, चलिए पहले मैं वो दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, वो पत्र लिखा था हमने, मैंने आपको जो पत्र लेखन की क्लास थी उसमें बताया था। इसमें क्या था, जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर की ओर से मतदाता सूचियां उद्यतन अद्यतन करने के संबंध में एक सामान्य कार्यालय पत्र लिखिए। ये पत्र लिखा था हमने।
सबसे पहले कार्यालय पत्र में क्या लिखा जाता है, यहाँ पे सरकार का नाम यानी राजस्थान सरकार, कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी कहाँ का, जयपुर। हमें लिखना किसको था, हमें लिखना था सहायक निर्वाचन अधिकारी को, शाहपुरा को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ऊपर क्या लिखा, पत्र क्रमांक लिखा। ये देखिए हमने ये लिखा पत्र क्रमांक। पत्र क्रमांक जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर, यहाँ पर हमने ये कितने नंबर है पत्र है वो चीज लिखी थी, 102 नंबर है। ठीक है, उसके सामने हमने आज की दिनांक लिखी थी, यानी जिस दिन हमने ये पत्र लिखा था उसकी दिनांक लिखी थी। उसके बाद में यहाँ पे ये हमने लिखा था उसका पता। ये यहाँ पे प्रेक्षिति, प्रेक्षिति यानी क्या होता है, ये आपको लिखना नहीं होता लेकिन समझाने के लिए मैंने बताया था, ये होता है जिसको अपन पत्र लिख रही हैं वो। तो ये इसमें क्या हो गया था, सहायक निर्वाचन अधिकारी को लिखा था, कहाँ के थे, शाहपुरा के थे। यहाँ हमने सब्जेक्ट लिखा था मतदाता सूचियां अद्यतन करने के संबंध में। उसके बाद में फिर हमने क्या लिखा था, संदर्भ लिखा था। उसके नीचे विषय के नीचे हमने लिखा था संदर्भ, कि पंचायती राज आम चुनाव जो 2024 है उसके क्रम में हमने उनको क्या बोला था कि उपयुक्त विषय एवं संदर्भानुगत लेख है कि आगामी पंचायती राज आम चुनाव की जो मतदान तिथि है वो 24 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। पिछले आम चुनाव में आपके क्षेत्र की जो मतदाता सूची है तथा मतदाता पहचान पत्रों में काफी त्रुटियां थी यानी गलतियां पाई गई थी। तो आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 20 जनवरी 2024 यानी 24 को तो जब इलेक्शन है ही, तो उससे पहले 20 जनवरी तक इससे संबंधित सभी त्रुटियों में सुधार करते हुए जो मतदाता सूची है वो अद्यतन करवाना सुनिश्चित करें। फिर यहाँ पे हमने हस्ताक्षर किए, हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर है उसकी सील लगा दी। फिर अगला काम क्या था, अगला काम था कि हमें लिखना था कि, दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए हमने फिर नीचे पत्र क्रमांक लिख दिया जो ऊपर लिखा था, फिर जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर, और यहाँ पे हमने लिख दिया था एक, वो ऊपर लिखा था ना एक, ये देखिए आप, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा था 1002 पत्र क्रमांक, ये कौन सा पत्र था, 1002वां था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 1003 और 5, ये मैंने बताया था ना जो हम प्रतिलिपि देते हैं उनके नाम का होता है। 3 ये हो गया, 4 ये हो गया और 5 ये हो गया। ठीक है, सामने हमने उसी दिन की डेट लगाती जिस दिन लिखा था। फिर जैसे ही हमने ये प्रतिलिपि यानी कॉपी इनको दी, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा, साइन कर दिया, और फिर यहाँ पे जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर की सील लगा दी। ये हमने पहले पत्र लिखा था। अब इस पत्र के आधार पर हम अनुस्मारक पत्र लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो हमने इसमें उनको बोला था कि मतदाता सूचियां वो अद्यतन करवानी है, लेकिन उन्होंने अभी तक हमें वो करवाई नहीं। तो हमें अब क्या लिखना है, अनुस्मारक पत्र लिखना है। तो चलिए अब हम वापिस उसको लिखते हैं। अब इस पत्र को लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वही ऊपर है, सरकार का नाम राजस्थान सरकार, कार्यालय कौन सा था, कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर। ठीक है, नीचे फिर हम पत्र क्रमांक लिखेंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर 1380। अब हमने वहां पर जब ये पत्र लिखा था तब 1002 अभी मैंने दिखाया था ना वो था। अब इतने महीनों के बीच में हम कहाँ पहुंच गए, 1380 पर पहुंच गए, यानी हमने इतने 300 और आपके कितने 78 के लगभग है, हमने और पत्र लिख दिए। इस साइड आज कितनी होगी, 21 जनवरी 2024 हो गई। ठीक है, अब मान के चलिए कि उन्होंने वो नहीं प्रोवाइड करवाया तो ये तिथि आ गई थी। हमने उनको क्या बोला था कि 21 जनवरी 2024 तक हमें प्रोवाइड करवा दे, लेकिन नहीं करवाया, तो ये आज की डेट हो गई। अब यहाँ पे अनुस्मारक पत्र हम लिखेंगे, यानी अपन ज्यादातर क्या होता है यहाँ पर रिमाइंडर डालते हैं, हमारे ऑफिस में तो ये होता है यहाँ पे लिख देते हैं रिमाइंडर, लेकिन हमें एग्जाम में लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे अनुस्मारक पत्र। अब फिर आगे हम क्या करेंगे, आप आगे हम लिखेंगे यहाँ पर जो इसका पता होता है वो, ये देखिए यहाँ पे लिख दिया ना, सहायक निर्वाचन अधिकारी शाहपुरा, ये इसका पता लिख दिया। फिर हम विषय लिखेंगे कि मतदाता सूचियां अद्यतन करवाने के संबंध में। अब यहाँ पे संदर्भ देखिए कि इस कार्यालय का जो पूर्व पत्रांक था जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर 1002, ये जो हमने पहले वहां पर जो ये चीज लिखी थी ना उस पत्र में, ये कि ये हमें इस पत्र में लिखनी है वो वाली। ठीक है, तभी हम इसका हवाला देंगे कि हाँ उस टाइम हमने ये चीज आपको लिखी थी, तो इसी पत्र के क्रम में हम ये चीज आपको बोल रहे हैं।
हम नीचे फिर लिखेंगे कि उपयुक्त विषय एवं संदर्भांतर्गत पत्र का अवलोकन करें, देखें इसको, जिसके द्वारा निर्देशित कार्यवाही आज दिनांक 21 जनवरी 2024 तक नहीं हुई, जो कि 20 जनवरी 2024 तक हो जानी थी। यानी हमने उनको टाइम दिया था कि 20 जनवरी तक आप ये काम कर देना, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो अब हम लिखते हैं कि धातव्य है कि उक्त कार्य आगामी पंचायती राज आम चुनाव, अगले पेज पे चलते हैं, आम चुनाव 2024 से संबंधित है एवं अति आवश्यक है। अगर ये चुनाव से संबंधित है तो काफी आवश्यक है। अतः आप 10 दिवस में अविलंब कार्य पूर्ण करवाकर कार्यालय को सूचित करें। यानी अब इस काम में विलंब नहीं होना चाहिए, अविलंब आपको ये काम में करना पड़ेगा, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवे। ठीक है, तो ये हमने इनको रिमाइंडर डाल दिया। अब यहाँ पे हमें साइन करेंगे और यहाँ पे हमारी जिला निर्वाचन अधिकारी यानी सील लग जाएगी। अगला हम फिर वापस जो प्रतिलिपि किन किन को देंगे, तो पत्र क्रमांक जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर, वहां में हमने 1380 लिखा था, तो 81 से 83 हो गया, यानी 81, 82 और 83 हो गया। ये श्रीमान राज्य निर्वाचन आयुक्त जयपुर को दे दिया, श्रीमान संभागीय आयुक्त जयपुर को दे दिया, और यहाँ पे रक्षित पत्रावली वापिस यहाँ पे साइन कर दिए और यहाँ पे सील लग गई। तो ये क्या था हमारा, ये था आपका अनुस्मारक पत्र। मैंने आपको पहले वो वाला पत्र इसलिए दिखाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ गया। अब आपको पता चल गया कि अनुस्मारक पत्र है वो होता क्या, बस सेम उसी के प्रकार का लिखना होता है। बस उसमें क्या देते हैं यहाँ पे जो संदर्भ देते हैं वो संदर्भ उसी पत्र का होता है जो हमने पहले उनको उस काम के लिए लिखा था, उसका यहाँ पे हवाला दे दिया। फिर उसमें ये चीज लिखेंगे कि पहले हमने ये काम आपको इस टाइम पीरियड में करने को बोला था, लेकिन आप नहीं कर पाए, तो अभी इस तारीख को, यानी बोला है ना कि 10 दिनों के अंदर अंदर, मैंने आपको आगे दिखाया था ना कि इसमें बोला था कि 10 दिन के अंदर, ये रे आज 10 दिवस में अविलंब, तो ये 10 दिन में इनको करने के लिए हमने बोल दिया है। फिर वापस वो साइन वहां पे अपन कॉपी दे देंगे और फिर वापस से साइन कर देंगे। तो ये था आपका अनुस्मारक पत्र। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। हर डाउट मैंने आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। तो आप कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपको और बेहतर तरीके से अच्छे से समझा पाऊं। तो चलिए अब हम मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।